हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक बल गतिकी जो चैप्टर है उसका एमसीक्यू सीरीज देखेंगे। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू यहाँ पर जो लिया हूँ मैं यहाँ पर बहुत ही थोड़ा एडवांस, बेसिक से लेकर एडवांस तक है। बेसिक से लेकर एडवांस मतलब ये है कि इसमें हर छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बनेगा। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं व्यापम के द्वारा, इस सभी प्रकार के क्वेश्चन को कवर किया गया है। और थोड़ा हाई लेवल को भी लिया गया है, बहुत ही लो लेवल का नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा लेवल का है। और अगर आपको इसका थ्योरी क्लास देखे नहीं हो तो एक बार आप चैनल में जाकर थ्योरी क्लास को भी देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप एमसीक्यू को ठीक से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो रासायनिक बल गतिकी का संबंध किससे है, आपको ऑप्शन दिया गया चार। अभिक्रिया की ऊष्मा से, अभिक्रिया की गति से, संतुलन स्थिरांक से, कि एंथैल्पी से। तो हम लोग जानते हैं रासायनिक बल गतिकी का संबंध किससे होता है, अभिक्रिया की गति से, रेट से। रेट को हम लोग दर्शाते हैं dx/dt, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, अभिक्रिया की दर कहलाता है ना। क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये क्या कहलाता है, हमारा अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया का दर कहलाता है। ठीक है, तो इसका पहला का आंसर क्या आ जाएगा, अपना बी आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत जरूरी है। केमिकल का काइनेटिक्स में यहाँ अध्ययन किया जाता है कि अभिक्रिया कितनी तेज है या कितनी धीमी है। ठीक है, कितनी तेज है या कितनी धीमी है, इन सब का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। अर्थात उसकी दर क्या है, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब हम लोग क्या क्या का इसमें अध्ययन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया चल रही है वो कैसे तीव्र अभिक्रिया है कि मंद अभिक्रिया है, इसका अध्ययन करते हैं। और जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके स्टेप्स क्या है, कोई भी मतलब रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है तो कोई एक स्टेप से होकर गुजरता है तो उसका क्या होता है उसको पढ़ते हैं। और इसमें ना रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले हम लोग कारक को भी पढ़ते हैं, और कौन कौन से कारक है मैं आपको थ्योरी क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब केमिकल काइनेटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है हम लोग देखते हैं, उत्पाद की मात्रा ज्ञात करना, अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन, केवल संतुलन का अध्ययन या केवल ऊष्मा परिवर्तन करना। तो हम लोग जानते हैं क्या है, अभिक्रिया की दर। ऊपर भी क्वेश्चन सेम टाइप का ही है, अभिक्रिया की दर या उसकी क्रियाविधि का अध्ययन, मतलब मैकेनिज्म को हम लोग इसको पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अपना बी आ जाएगा। ठीक है, सेम है वही ऑप्शन, एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तीसरा एमसीक्यू। तीसरा क्या है, निम्न में कौन सा विषय थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित। अब थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, अभिक्रिया की दिशा और ऊर्जा को बताता है। क्या है कि अभिक्रिया की डायरेक्शन, मतलब कौन सी दिशा में होगी, जो अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया बोलते हैं ना, वैसा टाइप का। तो थर्मोडायनेमिक्स अभिक्रिया की दिशा को बताता है और ऊर्जा को भी बताता है। किसको बताता है, ऊर्जा को भी बताता है भैया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन बोलता है थर्मोडायनामिक्स अभिक्रिया की गति बताती है, क्या बता है ना, क्या कौन सा सही हमको पूछा गया। पहली बात तो देखो ये कौन सा सही है, तो सही कौन सा है, क्या बोलते थर्मोडायनामिक्स अभिक्रिया की गति बताती है, केमिकल काइनेटिक्स अभिक्रिया की गति बताती हैं, या दोनों समान है या कोई नहीं। तो हमारा क्या है, केमिकल जो काइनेटिक्स होता है अभिक्रिया की गति को बताता है भाई, है ना, क्योंकि अभिक्रिया की गति बोलो या अभिक्रिया की दर, इसी को बताता है केमिकल काइनेटिक्स, उसी का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन हम लोग का 5 है। क्या है, क्वेश्चन 5 है, निम्न से सबसे तेज अभिक्रिया। तेज अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जो रिएक्टेंट को, दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाए हम लोग, और तुरंत मिलाते ही क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये हमको रिजल्ट हमको मिल जाएगा। क्या हुआ, हम लोग कुछ काम किए और उसका काम किया और तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, उसका रिजल्ट मिल जाए, तो क्या होता है, फास्ट अभिक्रिया। तो लोहे का जंग लगना कई दिनों में लगता है जंग, दूध का खट्टा होना इसमें भी समय लगता है, विस्फोट होना इसमें सोच सकते हैं ना, एक कोयले का जलना, तो कोयला को जलने में थोड़ा समय लगता है, हम लोग इसमें समय मतलब 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन विस्फोट होना हम लोग कैसे होता है, उसकी जो बत्ती होता है, बॉम्ब के बम बत्ती होता है, उसको जलाते ही क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो हमारा सबसे फास्ट अभिक्रिया तेज अभिक्रिया क्या हो जाएगा, विस्फोट वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद देखते हैं एक और है, क्या है सबसे धीमी, जो फास्ट वाला था ये क्या है, धीमी अभिक्रिया। तो सबसे धीमी अभिक्रिया क्या है, इसमें जंग लगना, क्या है कई महीने लग जाता है, हम लोग जैसे लोहा को बाहर रख रहे हैं तो धीरे 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 जंग लगता है और उसका वेट बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखना, पिछले क्वेश्चन अभी परिचारक के क्वेश्चन में भी पूछा था कि अगर जंग लगता है, लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, ऐसा पूछा गया। तो लोहे का वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जंग लगना सबसे धीमी अभिक्रिया है, आंसर इसका आ जाएगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स किसका अध्ययन नहीं किया जाता, केमिकल काइनेटिक्स में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, याद है। तो अभिक्रिया की दर का हम लोग करते हैं, अभिक्रिया के मैकेनिज्म मतलब कैसे है उसके स्टेप्स को करते हैं, रेट कांस्टेंट और संतुलन स्थिरांक। तो हम लोग रेट कांस्टेंट का तो करते हैं, रेट कांस्टेंट क्या है अपना ये है। ठीक है, तो हम लोग संतुलन स्थिरांक का अध्ययन हम लोग इसमें नहीं करते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स में इसका अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन इजी लग रहा होगा है ना, इसके बाद आएगा थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, दो अभिक्रियाएं क्या दे रही हैं, समान उत्पाद दे रही हैं, समान उत्पाद दे रही हैं लेकिन एक तेज है और दूसरी धीमी है। तो इनका अंतर किससे समझाया जाता है, मतलब कोई अभिक्रिया तेज है या धीमी है ना, इसको हम लोग समझते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में ही समझते हैं, किसमें समझते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में ही समझते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये है। उसके बाद क्या है नाइन्थ, नाइन्थ में क्या है, नौवां क्वेश्चन क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में किसका अध्ययन नहीं होता है। तो किसका अध्ययन नहीं होता है फिर से देखते हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का हम लोग अध्ययन किसमें करते हैं, एनर्जी वाला हम लोग अध्ययन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, किसमें करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी इसका अध्ययन करते हैं, रेट ऑफ मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म इसको करते हैं, रिएक्शन रेट। अब एक्टिवेशन एनर्जी आपको बताऊंगा आगे क्या होता है, ऐसे थ्योरी क्लास में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका ऑप्शन हो गया डी, हो गया नाइन का ऑप्शन डी हो गया। अब दसवां देखते हैं, टेंथ क्या है इसका, अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर नहीं करती है, अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर नहीं करती है, हमारे ताप पर निर्भर करती है, सांद्रता पर भी निर्भर करती है, उत्प्रेरक पर भी करती है, पर अभिकारक उस उत्पाद का रंग पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका डी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन तो डी आ गया। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं 11th क्वेश्चन। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा केमिकल काइनेटिक्स का भाग नहीं है। तो रेट लॉ तो है, ठीक है, फ्री एनर्जी हम लोगों का नहीं है, एंट्रोपी भी है, एंथैल्पी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, निम्न में से कौन सा केमिकल काइनेटिक्स का भाग है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देंगे, है पूछा है कि नहीं पूछा, तो कौन सा है इसका भाग है, तो रेट लॉ इसी का भाग है, एंथैल्पी नहीं है, इसको हम लोग उसी में थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, इसको भी उसी में पढ़ते हैं, इसको भी उसी में पढ़ते हैं, तो ये हमारा उसका भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया की गति जानने के लिए किसका मापन किया जाता है। तो अभिक्रिया की गति को हमको जानने के लिए किसका करते हैं, समय के साथ अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यही हम लोग का ऑप्शन होता है। क्योंकि अभिक्रिया की गति या इसका बता देता हूँ, अभिक्रिया की गति या फिर दर का फॉर्मूला क्या आता है एक बार बता देता हूँ। रिएक्टेंट जिसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं या प्रोडक्ट है ना, या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे बटे समय अंतराल, ये क्या कहलाता है, हम लोग को क्या कहते हैं, दर या गति कहलाता है। तो यहाँ पर भी अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही बताया गया है, तो ये ऑप्शन का 12 का ए आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टाइम बहुत लग रहा है, पर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसी कारण से है ना, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा तो आपको भी समझ नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं पड़ेगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन इसका दे रहा हूँ। निम्न में से कौन से प्रक्रिया लगभग तत्कालिक है, तत्कालिक क्या बोलते हैं, तुरंत, फास्ट, तुरंत मतलब तुरंत हो जाए। तो तुरंत क्या होता है, इसमें जंग लगना तो महीनों वाला काम है, दूध का खट्टा होना भी उसमें कुछ टाइम लगता है, लकड़ी को जो सड़ने में भी बहुत समय लगता है। लेकिन ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी का ही है ये भी। तो ये क्या होता है, AgNO3 और NaCl जैसे ही दोनों को हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तुरंत क्या हम लोग को AgCl का क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी हमको प्राप्त होता है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो तुरंत मतलब तात्कालिक वाला क्या है अपनों का, ये है ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है। ठीक है,
उसके बाद देख लेते हैं किसी अभिक्रिया की गति अधिक है तो इसका अर्थ है, तो कोई अभिक्रिया मतलब गति क्या है, तेज है तो मतलब क्या होगा भैया, उत्पाद तुरंत बनेगा, मतलब रिएक्शन दो रिएक्टेंट जल्दी से रिएक्ट करेंगे और तुरंत प्रोडक्ट बना, तेज है तो ठीक है, तो उत्पाद कभी नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, अभिक्रिया संभव है ये भी नहीं, संतुलन नहीं बनेगा ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन क्या है, तो क्या है, रेट रिएक्शन है क्या, ये है क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, केमिकल बॉन्ड है, तो ये तीनों तो आपको नहीं लग रहा होगा, क्या लग रहा है, रिएक्शन रेट ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर हम लोग का उसी है, वही है ना, हम लोग का चैप्टर ही वही है। 16 क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर क्या दर्शाती है, उत्पाद का रंग नहीं दर्शाती है, समय के साथ अभिकारा की उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन इसी को दर्शाती है, ठीक है, तो ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर बी हो जाएगा। अभिक्रिया की दर का मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ कि अभिकारा के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, ठीक है, तो वही डेफिनेशन को यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर जो हम लोग ना सामने में क्या लिखते हैं, जैसे हम लोग क्या बोला है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय बोला हूँ, टी बोला हूँ, तो यहाँ पर ना प्लस और माइनस लिखते हैं ना, तो यहाँ प्लस किसका है और माइनस किसका है, तो प्लस माइनस होता है रिएक्टेंट का है, और रिएक्टेंट के लिए शो करते हैं और प्लस को प्रोडक्ट के लिए शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि जब कोई भी अभी रासायनिक प्रक्रिया होती है तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाती है, घटती जाती है, इस कारण इसको हम लोग माइनस लिखते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती जाती है, इस कारण से इसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से अभिक्रिया की दर का ऐसा यूनिट क्या है, अब ऐसा यूनिट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग क्या है ऐसा यूनिट निकालते हैं, जैसे एक बार आपको बता देता हूँ, ऐसा यूनिट क्या होता है, ऊपर में मेरे क्या है, सांद्रता है, ऊपर में क्या है, सांद्रता है, और नीचे में क्या है, हम लोग का समय अंतराल है, ये समय है, ठीक है। अब सांद्रता का होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है, और उसके बटे में क्या है, ये समय का क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को पूरा उसको ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, मोल, लीटर का भी ऊपर लेके जाएंगे तो लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, तो इसका मात्रक कैसे निकला है समझ आ गया, इस प्रकार से इसका मात्रक निकल जाता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो ऑप्शन ये आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी सेम दिया गया है ना, मैं एक्सप्लेनेशन को और बता रहा हूँ क्योंकि वही एक्सप्लेनेशन। निम्न अभिक्रिया के लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, हम लोग का रेट एक्सप्रेशन क्या है, 2a इज गिव्स b, है ना, 2a है और मतलब ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। अब इसको लिखते कैसे मैं बताया हूँ, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम लोग इसकी सांद्रता घटती जाएगी, इसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाएगी, तो हम इसको माइनस में लिखेंगे, तो माइनस वाला कौन सा ऑप्शन है देखेंगे, पहले तो हम लोग का ये है माइनस वाला और ये है माइनस वाला, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, हम लोग देखते हैं अब ये इसको पहला और दूसरा को देखते हैं, तो इसमें -1/2 है, 1/2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो a है उसके सामने लिखा है 2, तो इसको हम लोग जब रेट इस प्रकार इस फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग रेट के फॉर्म में लिखते हैं तो 1/2 ही लिखते हैं, क्यों, क्योंकि सामने में 2 है, तो इस 2 को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, तो -1/2 क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाई डेल्टा टी, इस प्रकार से होगा, और उसका डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये पॉजिटिव में रहेगा और ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। इसको हमें थ्योरी क्लास में अच्छे से और बताया हूं मैं, ठीक है। हाँ, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कैसी होती है, अभी आपको बताया हूँ कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होती जाती है, घटती जाती है, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती जाती है, ठीक है, तो उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाती है, इसमें बढ़ती जाएगी, तो ऑप्शन आ जाएगा इसके बी, ठीक है। उसके बाद आता है 21 का क्या है, अधिक औसत दर किस अंतराल में निकाली जाती है, औसत दर किस में निकाली जाते हैं, एक निश्चित अंतराल में ही निकाले जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, निश्चित अंतराल में। औसत दर क्या होता है, मैं इसको आपको क्लास में बताया हूँ कि औसत दर कैसे निकालते हैं, और निश्चित समय अंतराल में ही ये निकलता है, औसत और तत्कालिक दोनों को बताया, ठीक है। तत्कालिक क्या होता है, तत्काल बोलते हैं ना, तत्काल, मेरा काम तत्काल होना चाहिए, तो इंस्टेंट है ना, तुरंत, मतलब एक निश्चित क्षण के लिए बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक निश्चित क्षण पर, मतलब तत्कालिक वर्ड आया, मतलब एक क्षण के लिए बात करते हैं, निश्चित क्षण के लिए, तो ऑप्शन आ जाएगा अपनों का बी आ जाएगा, ठीक है। 23 क्या बोल रहा है, 23 क्या आता है, अभिक्रिया की दर क्या होगा, रेट 0 हो तो इसका अर्थ क्या है, अब रेट हमारा 0 हो गया मतलब अभिक्रिया क्या होगी, संतुलन में है या रुक गए हैं या कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब ये होता है, रेट क्या होगा, 0 होगा तो इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब जो अभिक्रिया की दर है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है,
अब सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस कारण से 0 लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 24 प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कारक सामान्यतः अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। तो उत्पाद का रंग, सिंपल सी बात है, तो डी आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यदि ताप बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाए है ना, उत्प्रेरक दें या फिर ताप बढ़ा दिया जाए तो इन सभी से क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ता ही है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ा जाए तो भी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। और किसी गैसीय अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन भी 26 का भी क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है, उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम ही का, देखो उत्प्रेरक का काम का है उत्प्रेरित करना। किसको उत्प्रेरित करना, अभिक्रिया की दर को। मतलब वो क्या करता है, समय को घटाकर कोई भी अभिक्रिया को फास्ट कर, मतलब कोई काम 1 घंटे में हो रहा है तो उसको ये उत्प्रेरक अगर रहेगा तो उसी काम को आधे घंटे में कर देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा अपनों का ए आ जाएगा 27। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया है, देखो संक्रियण क्या होता है, संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे एक ग्राफ बनता है, आप लोग एक ग्राफ को देखे भी होंगे बुक में। जैसे मैं एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उत्प्रेरक अगर काम नहीं कर रहा है तो ये रिएक्टेंट ऐसा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये रिएक्टेंट है और धीरे से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इसको इतना दूर ट्रेवल करना पड़ा प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी या फिर उत्प्रेरक अगर मेरे पास आ गया तो वही ये उतना ऊपर जाकर ना जाकर ये सीधा तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोलते हैं, मतलब ये क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके क्या कर देता है, उत्प्रेरक प्रोडक्ट को जल्दी बना देता है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको समझ आ गया होगा। क्या है, क्वेश्चन दिया है, थोड़ा न्यूमेरिकल है। किसी अभिकारक की सांद्रता दे दिया है इतना और इतना दे दिया है। ठीक है, 0.60 और 0.30 हो जाती है, और समय दे दिया है 30 सेकंड। तो औसत दर क्या होगा, औसत दर क्या होता है, हमारे ऊपर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो गया औसत दर। ठीक है, अब डेल्टा ए मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभ होता है। तो इसमें सांद्रता ऊपर ऊपर में सांद्रता रहता है मेरा, ठीक है, और नीचे में क्या रहता है, मेरा समय रहता है। ठीक है, समय रहता है। तो अगर मैं इसको निकालूँ तो ऊपर में डेल्टा ए है, तो उसको मैं क्या, इसको डेल्टा ए को कैसे लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे हिंदी में इंग्लिश में लिख दूँ, फाइनल माइनस इनिशियल बटे टी। ठीक है, तो क्या है, फाइनल क्या है मेरे को, या इसको हटा के पूरा एक बार ठीक से लिखते हैं। तो फाइनल क्या है, 0.60 माइनस 0.30 अपॉन क्या हो जाएगा, 30 सेकंड। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 0.30 ही बचेगा अपॉन 30 सेकंड। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0.01 मोल आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो 0.01 मोल आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। यहीं पर एक्सप्लेनेशन में लिख दिया हूँ, यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इस कारण मैं पहले से लिख दिया हूँ। ठीक है, अभिक्रिया की दर को मापने के लिए सामान्यतः क्या देखा जाता है, रंग में परिवर्तन, गैस के आयतन में, सांद्रता में परिवर्तन, तो सभी में होता है। ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, क्या है उसके बाद है 30 क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में से सबसे अधिक दर वाली अभिक्रिया कौन सी है। अधिक दर वाला कौन सा है, अपना पीपीटी बनता है, वो वाला पीपीटी बन जाता है, प्रेसिपिटेट अवक्षेप। ये तो बहुत टाइम लेता है इन लोग, तो ऑप्शन होगा सी सही है। ठीक है, देखो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना ये। देखो इसमें क्विक मैं आप लोगों के क्विक रीजन भी डाला हूँ, अगर थ्योरी क्लास अगर नहीं देख पाए उसके लिए भी आप लोगों को क्विक रीजन भी डाल दिया हूँ। अब क्विक रीजन में क्या पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, जो भी जितने भी एमसीक्यू सॉल्व किए हैं उसी को हम लोग लिए हैं। तो क्विक रीजन क्या है, रेट बराबर क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए मैंने माइनस बताया हूँ और प्रोडक्ट के लिए प्लस होता है, ये भी बताया। ऐसे ही यूनिट भी कैसे निकालता है ये भी बताया हूँ। एवरेज क्या होता है, समय अंतराल की औसत दर होता है। स्टेंट वाला मतलब तत्कालिक के लिए, किसी क्षण के लिए होता है। ठीक है, दर बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं, ताप है, सांद्रता है, दाब है, उत्प्रेरक है और सतह का क्षेत्र, ये सभी होता है। मैं आपको पहले से बताया, यही ऊपर जो सॉल्व किया उसी का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, 31 क्वेश्चन बोलता है कि रेट लॉ क्या दर्शाता है, रेट लॉ क्या दर्शाता है, अभिकारकों की सांद्रता के बीच संबंध और अभिक्रिया की दर के बीच। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप जाओगे बी आ जाएगा। देखो वही क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये बेसिक टू एडवांस है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा कुछ भी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहीं से ही पूछेगा घूम घूम कर। ठीक है, निम्न में से रेट लॉ का सही रूप क्या है, रेट लॉ का सही रूप क्या है, ये आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। कैसे होता है अब देख बता देता हूँ। यहाँ पर जो रेट है ना, रेट क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अगर कोई भी अभिकारक मेरा ए है और अभिकारक मेरा बी है, इसकी इस प्रकार से होता है।
तो अगर इसको एक्सप्लेन फिर से करूँ तो इसको हटाऊंगा, समानुपाती स्थिरांक को, इसकी जगह लग जाएगा के, ठीक है, और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा मेरा बी, ठीक है। अगर इसके सामने मेरा कोई अभिक्रिया, मतलब ये इस प्रकार से है, इसको लिख देता हूँ, अगर m इसके सामने लिख देता हूँ n, और गिव कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो इस सामने मेरे को m और यहाँ पर n ना लगाकर इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं m को, और n को, एक हाथों में चला जाता है, ठीक है। तो ये रेट रिएक्शन कैसा लिखेंगे मैं इस प्रकार, ये जो ऊपर में लिखा हूँ ना, वो सामने जो लिखा रहता है नंबर, यहाँ पर अगर कोई संख्या लिखा रहेगा 1 या 2 लिखा रहेगा तो यहाँ पर 1 और 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद देखते हैं 31 क्वेश्चन, सॉरी इतना अभी देखें हम लोग, 32 देखें, 33 देखते हैं। 33 में क्या होता है ये देखते हैं। रेट कांस्टेंट क्या है, तो रेट कांस्टेंट क्या है, रेट लॉ का स्थिरांक है भाई, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। और रेट कांस्टेंट मुख्य की बात पर निर्भर करती है, तो रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है, अभिक्रिया की दर नहीं बोल रहा है। रेट कांस्टेंट मतलब के किस पर निर्भर करता है ये बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट किस पर निर्भर करता है, केवल टेम्परेचर पर ही निर्भर करता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। 34 का आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। 35 देखते हैं, ताप बढ़ाया जाए तो रेट कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट का मान हो रहा है, के का मान क्या हो जाएगा, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, तो के को बढ़ाएंगे तो टी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो 35 क्या जाएगा बी, ठीक है। किसी अभिक्रिया का रेट लॉ है, रेट लॉ क्या है देखते हैं। रेट लॉ है, रेट बराबर दे दिया है, देखो ये पूरा इतना क्वेश्चन इतना तक रेट लॉ दिया है, रेट इक्वल टू के ए का स्क्वायर और बी दिया है, तो ए की सांद्रता दुगनी कर देने पर, ए की सांद्रता दुगनी करने पर दर कितनी होगी, क्या हो जाएगा, बोले हैं ए की सांद्रता को दुगनी कर देने पर दर कितनी होगी, तो ए की सांद्रता को दुगनी कर देने पर बी की मतलब सॉरी सांद्रता दुगनी करने पर दर हो जाएगी 4 गुनी। अब कैसे हो जाएगा इसको हम लोग एक बार समझा लेता हूँ मैं आपको। इस प्रकार से ऐसा दिया गया है, के दिया है और ए दिया है स्क्वायर, अब बी को कुछ नहीं दिया है, मतलब इसको तो जीरो मान सकता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब बी को मेरे को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। अब ए की सांद्रता को दुगने किया है, तो के इक्वल टू 2 ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 4, तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अगर इसका इसी प्रकार का भी और क्वेश्चन आएगा, आपको 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग सॉल्व करें, ऊपर दी, अब देखो ऊपर एक रिएक्शन अभी जो दिया है उसी का ही एक पार्ट है ये भी। अभिक्रिया में बी की सांद्रता क्या है, दुगनी कर दी जाए तो रेट होगा, तो अभिक्रिया की सांद्रता को हम लोग क्या करते हैं, दुगनी करते हैं, अभिक्रिया की सांद्रता को क्या करते हैं, दुगनी कर दे, तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया की बी की सांद्रता को दुगना करेंगे तो अभिक्रिया की सांद्रता बी क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, दुगना होगा, यहाँ पर 4 गुना नहीं होगा। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। अब एक्सप्लेन कैसे करें इसको, तो रेट इक्वल टू हमारा दिया है, रेट इक्वल टू के ए दिया है और बी दिया है, अब इसके घात तो 2 दिया है, अब मेरे को बी का पूछा गया है, तो ए के मेरे को कोई कंसिडर नहीं करना, तो ए को मैं जीरो मान सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर इसके घात में कुछ दिया नहीं है, मतलब अभी घात फिलहाल 1 है ना, जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करना है ना उसको हम लोग जीरो मान के चलते हैं, तो इसको मान रहे कंसिडर कर रहे बी, तो बी के घात में कितना है 1 है। अब बी की सांद्रता को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बढ़ा रहे, तो 2 बी की घात 1 आ जाएगा, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के 2 बी 1 हो गया, ठीक है। तो रेट कितना हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, मतलब बी की सांद्रता को 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो रेट भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है, समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो एक बार रिपीट कर लेंगे, समझ आ जाएगा आप लोग को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 38 देखते हैं, क्वेश्चन इजी बहुत क्वेश्चन, रेट बराबर क्या है, के एक जीरो है, तो इसकी घात में क्या है, जीरो है, मतलब जीरो है तो क्या हो रहा है इस पर, मतलब अभिक्रिया की जो दर है, रेट है, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए पर निर्भर नहीं करेगी, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है, 38 का बी आ जाएगा, ठीक है। 39 देखते हैं, 39 में क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, कौन सा सही है पूछा मेरे को, ठीक है, कौन सा सही है, तो रेट कांस्टेंट की इकाई हमेशा समान रहती है, ये अब सही है क्या, रेट कांस्टेंट की इकाई अभिक्रिया के क्रम पर निर्भर करती है, या रेट कांस्टेंट की कोई इकाई नहीं होती, उपरोक्त में से गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, बी होगा, क्यों होता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट अभिक्रिया के क्रम पर निर्भर करती है, मैं बोला ना स्टेप्स पर निर्भर करती है, कि कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा है, तो क्रम पर निर्भर करती है, सीधी सी बात है,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। 39 हो गया, अपन को 40 क्वेश्चन, हम लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। ठीक है, 39 हो गया, अब 40 देखते हैं। ठीक है, 40 क्या है, आप लोगों को आंसर दिख जा रहा होगा पर उसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, 40 प्रथम ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए के की यूनिट। अब इसको आप लोगों को याद रखना है। एक होता है जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर मतलब जी शून्य कोटि की अभिक्रिया, उसके लिए आपको याद रखना है ऐसा यूनिट को क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, ये होता है, याद रखेंगे जीरो ऑर्डर। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, याद रखेंगे सिर्फ सेकंड इनवर्स ही होता है, बस ये याद रखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया और जीरो ऑर्डर के लिए हो गया, तो अपना आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 41 रेट लॉ क्या है। रेट लॉ एक दे दिया है, ए इंटू बी दिया है, तो ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगुनी करने पर रेट क्या होगा। तो सिंपल सी बात, इसकी सांद्रता भी दोगुनी कर दी, इसकी सांद्रता भी दोगुनी कर दी, तो 2 इंटू इक्वल टू 4 गुना हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 का। 42 रेट लॉ किससे निर्धारित की जाती है। तो रेट लॉ केवल संतुलित रासायनिक समीकरण से, केवल ताप से, एक्सपेरिमेंट द्वारा या उत्पाद के। तो हम लोग जानते हैं रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंट से होता है। रेट लॉ केवल रासायनिक अभिक्रिया देख कर नहीं बताया जा सकता, यह प्रयोगात्मक होती है। ठीक है, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो 43 क्या होता है, अब 43 का देख लेते हैं थोड़ा। यदि अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल लीटर इनवर्स है तो अभिक्रिया की दर क्या होगी। अब यहाँ पर क्या चीज आपको मिसिंग दिख रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर आपको मिसिंग दिख रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, के, मतलब बी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो अभिक्रिया दर बराबर होगी के की। ठीक है, 45 देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का रेट लॉ क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का रेट लॉ क्या होता है, हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो एक रेट दिया है के ए स्क्वायर बी, तो कुल ऑर्डर क्या होगी। तो हम लोग को देख ऑर्डर निकालते कैसे हैं, जो घात होता है उनका योग को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, उससे ऑर्डर निकालते हैं, उसको योग कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको आंसर दिख गया होगा, पर एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। क्योंकि ए की घात में 2 है और बी के घात में 1 है, तो इसकी घात में 2 और इसकी घात में 1 है, तो 2 और 1 3 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। क्विक रिवीजन भी देख लेते हैं। टॉपिक 3 का आप जो भी देखे हम लोग क्या है ना, उसका हम लोग को क्विक रिवीजन भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्विक रिवीजन क्या है, रेट लॉ क्या होता है हम लोग जानते हैं, के इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है। रेट लॉ का प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है ना, एक्सपेरिमेंटल है इस कारण से। के ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि के बढ़ाने पर ताप, मतलब ताप बढ़ाने पर हमारा के भी बढ़ता है। ठीक है, और सभी सांद्रता 1 मोल लीटर हो तो ये किसके बराबर होगा, रेट किसके बराबर होगा, के बराबर होगा, है ना। रेट लॉ देखकर ऑर्डर निकालने के लिए सभी घातों का हम लोग जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसे यूनिट भी दिखाया है, इतना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ आएगा। अब उसके बाद देखते हैं 46 क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। अभिक्रिया का क्रम या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो घातों का योग होता है, हमें बताया था। तो ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। ए की घात में 2 है और बी के घात में कितना है, 3 है। अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 तो हो जाएगा 5, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमको बताना है, अब इसको बताएंगे। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी दिया है, तो इसके में ऊपर ए की घात में कितना है, 2 है और बी के घात में कितना है, 1 है, तो टोटल हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक और है। ए की घात में कितना है, 0, और बी की घात में है 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर अभिक्रिया रेट किस पर निर्भर करते हैं। तो जीरो ऑर्डर की है किस पर निर्भर करती हैं, केवल के पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जीरो अभिक्रिया क्या हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन होता है के, सॉरी इसको तो हटा देते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या होगा, जो रेट होगा के ए की घात 0 होता है, तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते, तो किस पर निर्भर करेंगे, सिर्फ के पर निर्भर करेंगे, तो के आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो प्रथम क्रम की अभिक्रिया का रेट लॉ क्या होता है। तो प्रथम अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये द्वितीय के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये भी द्वितीय के लिए हो जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे घात पे 3 है, तो एक ही घात 3 है, तो अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका भी।
ठीक है। 52 क्या होता है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को क्या कर दिया, दुगुनी कर दें। अभिकारक की सांद्रता को दुगुनी कर देने पर रेट भी क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, तो अभिक्रिया का क्रम होगा। तो देख ये क्या है, अभिक्रिया सांद्रता को दुगुनी कर देने पर रेट भी दुगुनी हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो। अब ये कैसे होगा, मैं इसके एक्सप्लेनेशन आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा, तो आपको समझ आ जाएगा। चलो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो रेट होता है, वो होता है के ए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब क्या है, अगर मैं सांद्रता को दो गुना, देखो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा तभी आएगा ना। अगर मैं अभिकारक की सांद्रता को दो गुना करूंगा तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आर है वो भी दो गुना होगा। अगर इसको मैं चार गुना करूंगा तभी चार गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घात में तो कितना है, एक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोला है, तो अभिकारक की सांद्रता को दो गुना करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात में कुछ नहीं है, तो दो की घात एक इक्वल टू दो, तो अभी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा। अब और देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, फिर समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। यदि सांद्रता दोगुनी करने पर रेट क्या हो जाएगा, चार गुनी हो जा रही है, तो चार गुना कब हो सकता है, ये रेट मेरा क्या हो जा रहा है, चार गुना हो जा रहा है, जब क्या होता है, सांद्रता जो के ए है वो दो गुना हो जा रहा है। अभी ये चार गुना कब हो जाएगा, जब इसके घात में दो होगा, ठीक है, घात में दो होगा तभी तो होगा ना, तो टू का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो मतलब ये कौन सा ऑर्डर के लिए दर्शाता है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है, सांद्रता को दोगुनी करने पर रेट 8 गुना हो जाता है। अब रेट 8 गुना कब हो जाएगा, सांद्रता देखो, सांद्रता को मैं कर रहा हूँ 2 गुना, ठीक है, और रेट हो जा रहा है मेरा, रेट हो जा रहा है 8 गुना हो जा रहा है, रेट क्या हो जा रहा है मेरा, 8 गुना हो जा रहा है। अभी ये 8 गुना कब होगा, जब ये घात में हो जाएगा 3, है ना, तो 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो मतलब एक कौन सा ऑर्डर के रिएक्शन को शो कर रहा है, थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन को शो कर रहा है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है। इसका 55 देखते हैं, अभिक्रिया क्रम किससे ज्ञात किया जाता है, अभिक्रिया क्रम किससे ज्ञात किया जाता है, तो एक्सपेरिमेंट द्वारा ही करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किससे करते हैं, एक्सपेरिमेंट से हम पहले ही बता चुका हूँ मैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, हम लोग देख लेते हैं। क्या ऑर्डर हमेशा पूर्णांक होगा, भिन्नात्मक हो सकता है, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, या ऑर्डर हमेशा मोलिकुलरिटी के बराबर होता है, तो इसमें आपको कौन सा सही हो सकता है, आपके हिसाब से बताइए। मैं इसको ना थ्योरी क्लास में जब कंप्लीट करें यहाँ हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी हो जाएगा, क्या ऑर्डर भिन्नात्मक भी हो सकता है, ये क्या है, इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि आपको बताया है कि कैसा हो सकता है, जीरो हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन मोलिकुलरिटी मतलब जो अनुसंख्यता होती है वो भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, या माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 56 देखते हैं, 57 देखते हैं। ये इसका देखो क्वेश्चन क्या है, रेट दे दिया है कि ए की पावर -1, तो अभिक्रिया का क्रम कौन सा हो जाएगा, -1, जो उसकी पावर में रहेगा वही है, घात को ही अभिक्रिया की दर मतलब क्रम बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से इस अभिक्रिया का ऑर्डर शून्य है, तो शून्य किसका रहेगा, देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता सीमित होने पर प्रकाश रश्मि का अभिक्रिया, रेडियोधर्मा एस्टर, और ये इसका, तो इसका ऑप्शन तो आपको याद रखना पड़ेगा, प्रकाश की तीव्रता सीमित होने पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जीरो ऑर्डर का होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो रेट अब 59 है, क्वेश्चन है, रेट इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, तो बी की सांद्रता आधी, बी की सांद्रता आधी, ए की बात नहीं कर रहे तो ए को हम लोग जीरो मान लेते हैं, बी की सांद्रता को क्या कर देना, आधी, बी की सांद्रता को मैं आधी कर दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, बी की सांद्रता को मैं आधी कर देने पर रेट, रेट क्या होगा, तो इसकी सांद्रता मतलब 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो 1/2 मतलब 1/4, तो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो 59 हो जाएगा बी। ए उसके बाद हो गया, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सीजन में, है ना, अदर और क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसको आप बताइएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ऑर्डर का निर्धारण प्रयोग द्वारा होता है, ये तो सही है। ऑर्डर रेट लॉ से प्राप्त होता है, ये भी सही है। ऑर्डर हमेशा स्टोइकोमेट्रिक गुणांक के बराबर होता है, ये इसको देखना पड़ेगा। ऑर्डर शून्य भी हो सकता है, हाँ ये भी सही है, मतलब गलत क्या है अपना, ये है, ठीक है। तो ऑर्डर हमेशा स्टोइकोमेट्रिक गुणांक के बराबर नहीं होता, हमेशा नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो आप लोगों को ठीक है, तो हम लोग का ये कंप्लीट होता है। स्टोइकोमेट्रिक देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ हमेशा महत्वपूर्ण अवधारणा है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक और ऑर्डर हमेशा समान नहीं होते हैं। यदि संतुलित समीकरण हो तो आवश्यक नहीं है कि रेट ए स्क्वायर बी ही हो, वास्तव
वास्तविक रेट लॉ का प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। मतलब रेट लॉ क्या होगा, प्रयोग से ही निर्धारित किया जाता है। हम लोग देख कर नहीं बता सकते ना, स्ट्रक्चर में गुणांक के बराबर हो ऐसा नहीं बोल सकते। हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी बताएंगे कि क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट होता है। आप लोग को आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कैसा लगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी क्लासेस देखेंगे और इसका फिर से एमसीक्यू देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।